तो ढेर सारे चीज हम लोग वेव मोशन के बारे में देखे हैं और वी हैव अंडरस्टूड द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देयर दैट v इज इक्वल टू f लैम्बडा एंड v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k। अच्छा, कोई एक वेव का फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे, सोच के बताना, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? किसी वेव का फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? देखा कितना खूंखार सवाल पूछ लिया। साथ देखने से तो समझ में आ रहा है v इक्वल टू f लैम्बडा, अगर f को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। हम क्या बोले थे? वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द नेचर ऑफ द वेव। कौन सा मीडियम में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखा, आप लोग भूल गए थे। सो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करो या कम करो, ये वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। अच्छा, एक बॉयज का वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि गर्ल्स की वॉइस का? गर्ल्स का। बस एक चीज में आगे हैं दुनिया में गर्ल्स, कि उनका वॉइस का फ्रीक्वेंसी हरदम ज्यादा ही रहता है। वैसे कुछ गर्ल्स रहते हैं उनका वॉइस बॉयज से भी लो रहता है, बहुत मोटे आवाज में रहता है कि नहीं? तो अब गर्ल्स का वॉइस का वेलोसिटी, गर्ल्स जो साउंड बनाएंगे उनका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा कि बॉयज वॉइस का साउंड वेलोसिटी ज्यादा रहेगा? सेम फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं। जितने सारे हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें से स्टेटमेंट को याद रखना कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वेव एंड नेचर ऑफ द वेव मींस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, और डिपेंड करता है किसके ऊपर ना? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी और नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द वेव, नेचर ऑफ द मीडियम। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से ये बदलता नहीं है, ठीक है? मीडियम डिसाइड करता है। अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें देखे हैं, थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इट मींस बाय फेज। टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन फेज इफ दे आर डेंसिंग टुगेदर, मींस both have equal displacement and equal velocity at any instant। किसी भी समय में देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बराबर है। और अगर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है जिनका जो सेम फेज में है, उनके बीच में डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू ए पॉइंट, से फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सपोज यहाँ पर कोई एक वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, ए वेव इज गोइंग लाइक दिस। ये एक फ्लैट था, इसमें ये वेव ऐसे जा रहा था। इफ आई कंसिडर दिस एज ए पॉइंट ए, दिस एज ए पॉइंट बी, दिस पॉइंट एज सी, क्या बता सकते हो ए के साथ सेम फेज में कौन कौन सा पॉइंट है? ए के साथ सेम फेज में कौन सा पॉइंट है? सी। हाँ, ए सी ई सेम फेज में। और वेवलेंथ क्या कहेंगे? ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। अच्छा, जब वेव यहां तक आया था से इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट x1 था, तो फेज कुछ था। जब यहां तक आया फेज वही है, तो डिफरेंस इन पाथ कितना हुआ? जब वो x1 आया था जो फेज था, जब वो x2 आया था वही फेज है, मींस x2 माइनस x1 हुआ डिफरेंस इन पाथ। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हुआ कितना हुआ? x2 माइनस x1, जिसको आप लैम्बडा कहते हो। तो जब x1 डिस्टेंस गया था या x2 डिस्टेंस गया था, दोनों सेम फेज में थे। सेम फेज मतलब हम बताते हैं कि जो हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस kx प्लस फाई 0, इसमें फेज क्या था? ये पूरा चीज था फेज। ये पूरा चीज एंगल है, समय के साथ डिस्टेंस के साथ बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। अब एंगल क्या होगा? 0 से बढ़ते बढ़ते कितना होगा? 2 पाई। फिर से रिपीट होगा। एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम? 0 से 2 पाई।
तो यहां पर अगर वेव कहेंगे जो एंगल था यहां पर आने में कितना हुआ है, कंप्लीट वेव पूरा हो गया है। मतलब जैसे ये पूरा चीज का वैल्यू 0 से 2 पाई तक बदलेगा ये फिर से पूरा कंप्लीट वेव बन गया होगा। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है का मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट अगर ये पॉइंट में जो पार्टिकल है अगर उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप दिखने में कुछ ऐसा है तो ये पॉइंट में जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो प्लस 2 पाई। ऐसे तो किए थे, आपको याद है क्या, एट ए डिस्टेंस x1 एट ए डिस्टेंस x1 प्लस 2 पाई बाई के। नहीं तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम फेज में है बिकॉज साइन 2 पाई प्लस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। तो हम क्या कहेंगे, दोनों सेम फेज में है लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। दो लाइन के बीच में एंगल है 360 डिग्री, क्या मतलब हुआ, दे आर द सेम लाइन, है कि नहीं। दो लाइन के बीच में एंगल 360 डिग्री है, एक लाइन है एक लाइन है, एंगल 360 डिग्री है, हाँ तो दिस द सेम लाइन। सिमिलरली ये पॉइंट और ई पॉइंट में आप फेज डिफरेंस बता सकते हो, क्या क्या होगा फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, 4 पाई होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ए एंड ई आर ऑल्सो इन सेम फेज। अगर हम ई के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, y3 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई जीरो प्लस 4 पाई। तो ए एंड ई आर ऑल्सो इन सेम फेज, सेम फेज मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल है 360 और एक लाइन ड्रॉ किए, इन दोनों के बीच में एंगल है 720 मतलब वही लाइन हो गया फिर से। आर यू गेटिंग। तो क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, जब वेव कितना दूर जाता है, अच्छा थोड़ा ये तो समझ में आ गया। अब सोचो हम कहेंगे ये पॉइंट को P कहेंगे, ये पॉइंट को Q कहेंगे, ये पॉइंट को R कहेंगे, ये पॉइंट को S कहेंगे, ये पॉइंट को T कहेंगे। अब बताओ P के साथ कौन सा पॉइंट सेम फेज में है, P R T आर इन सेम फेज। तो पता कैसे करना है, एक कंप्लीट वेव मान लो यहां से स्टार्ट किए तो कंप्लीट वेव कहां पे खत्म होगा, यहां पे, तो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव हुआ ना, क्योंकि यही पार्ट तो फिर से रिपीट हो रहा है। कंप्लीट वेव में वेवलेंथ बनता है, कंप्लीट वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ, समझ में आ रहा है। तो एक कंप्लीट वेव में फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 पाई। ये और ये एक कंप्लीट वेव हुआ, देखो ये पार्ट को, ये जो पार्ट को काट के लेंगे इसको लेके यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे और एक बन जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव है। ये अगर एक कंप्लीट वेव है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। पी और आर के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, आर और टी के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई। यस पी और टी के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 4 पाई। यस अब थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं, ए और सी के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 2 पाई। ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, आधा, इट विल बी पाई। समझ में आ रहा है क्या, ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस हुआ पाई। ऐसा क्या बता सकते हो, क्यू और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि क्यू से एस तक होता है 2 पाई। ये हो गया, ये आधा, कितना टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 टुकड़े में 2 पाई। ये आधा टुकड़ा में कितना होगा, क्यू से बी तक कितना होगा, 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। इन दोनों के बीच में पाई बाई 2। ये दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, क्यू और आर के बीच में, क्रेस्ट और ट्रॉ के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, इट इज पाई। समझ में आ रहा है क्या सबको, आपको सबको समझ में आएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम along the direction of wave मूव करने लगते हैं फेज बदलता है, फिर हो जाता है 2 पाई, फिर से बढ़ता है 4 पाई, 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, बात तो एक ही हुआ ना, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फेज डिफरेंस बदल रहा है। कितना बदल रहा है, जब वेव आगे जाता है कितना दूर, यहां से यहां पर गया, कितना दूर गया, एक वेवलेंथ गया, तो फेज कितना बदल गया, 2 पाई।
2 लैम्बडा जाता तो फेज कितना बदल जाता, 4 पाई। दैट मीन्स जब हम पाथ डिफरेंस, यहां तक का पाथ प्लस यहाँ पे डिफरेंस, ये दोनों पाथ का डिफरेंस, x2 गया एक पाथ, x1 गया दूसरा पाथ, difference in path is x2 minus x1. When the path difference is lambda, phase difference is 2 pi. समझ में आ रहा है क्या? When the path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Path difference is lambda by 2, phase difference will be pi. समझ में आ रहा है? Path difference is lambda by 2, phase difference is pi. थोड़ा देखो ये ग्राफ को देखो, और हम कहेंगे कि सपोज ये जो वेव दिया गया है इसका सपोज वेवलेंथ है 4 मीटर। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना और मेरे को बोलना। ये पाथ डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, मतलब लैम्बडा इज 4 मीटर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2 पाई। एक पूरा वेव बन गया ना, ये फिर से पूरा वेव रिपीट हो रहा है, यहां से फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 पाई। अच्छा यहां पर कोई एक पॉइंट है और यहां पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि 1 मीटर दूरी पे है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई बाई 2। 4 मीटर में 2 पाई होता था, 1 मीटर में पाई बाई 2 होगा। अच्छा यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सोचो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मुझे मालूम नहीं है कहां पर है, से इट इज 8.1 और दूसरा पॉइंट है 10.1, तो ये हो गया ये पॉइंट 10.1, ये 8.1 मीटर, ये 10.1 मीटर। क्या आप गेस करके बता सकते हो ए और बी में फेज डिफरेंस है कितना? कितना दूरी है दोनों के बीच में? 2 मीटर। 4 मीटर में होता है 2 पाई, 2 मीटर में कितना होगा, पाई। यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है क्या? 2 मीटर में क्या हो जाएगा, 2 मीटर 8.1 टू 10.1 हुआ 2 मीटर, उसमें फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। तो इतने सारा कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी कैन मेक ए सिंपल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, when path difference is lambda, the phase difference between two particles कितना है, is 2 pi. Therefore when path difference is delta x, the phase difference is given by delta phi is equal to कितना होगा? अरे जब पाथ डिफरेंस था लैम्बडा तो फेज डिफरेंस था 2 पाई, नहीं पाथ डिफरेंस होगा 1 तो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा? पाथ डिफरेंस था लैम्बडा, फेज डिफरेंस था ये लैम्बडा था तो फेज डिफरेंस था 2 पाई। पाथ डिफरेंस था 1 तो ये होगा 2 पाई बाई लैम्बडा। जब पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स तो कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू, समझ में आ रहा है क्या? सो डेल्टा पाई विल बी गिवन बाय 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along a wave is given by the relation delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, consider a wave, given by y equal to 20 sin 100t minus 4 pi by 6 x, ठीक है, where x is in meter
find path phase difference between two points on x-axis at a distance one meter from each other, from 1 meter from each other, 1 meter from each other, ये चीज आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, आप पक्का बना सकते हो। मिलके बनाते हैं। अच्छा, ये 4π/6 लिखने में थोड़ा गंदा नहीं लग रहा है? अब लिखा है तो लिखा है, मैं थोड़ा इसको 2π/3 कर देता हूँ। नहीं तो कोई सोचेगा कौन है वो टीचर 4π/6 लिखता है, मेरा बदनामी होगा, तो इसको 2π/3 कर दिया। ठीक है, तो चलिए खैर, अब क्या दिया है, पहले हम तो पता करेंगे हियर व्हाट इज के कितना है, 2π/3, 2π/3। अच्छा, k is 2π/3. What is lambda? 2π/k. Is it coming 3 meter? Yes. दो पार्टिकल है along x-axis, और ये वेव किधर जा रहा है, किस रास्ते में? It is moving along x-axis in the positive direction of x-axis, है कि नहीं? तो वेव भी x-axis में जा रहा है, और दो पॉइंट से find phase difference between 2 points on x-axis. Phase difference between 2 points on x-axis. Phase difference between 2 points on x-axis. मतलब वो दो पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 1 मीटर। तो x-axis पे दो पॉइंट है जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा x इज 1 मीटर। पूछा है डेल्टा फाई क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारे पास है 2π/λ into डेल्टा x। इज इट कमिंग 2π/3, क्योंकि डेल्टा x 1 मीटर है, लैम्डा तो 3 मीटर है, सो द फेज डिफरेंस इज 2π/3। निनाद पंडा जिंदाबाद, सबसे पहले सही आंसर बता दिया। ठीक है, अच्छा, बस नहीं सर, अभी आप चेंज करते हैं वो डायमेंशन को। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या है समझ गए। आपके नोट्स में इंटेंसिटी के बारे में कुछ कहा गया है जिसको मैं अभी डिस्कशन करना नहीं चाहता हूं। अभी मैं डिस्कशन करूंगा, उसको जोड़ दूंगा, वो ज्यादा जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा उसको मैं स्किप कर रहा हूं। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग टर्म देखते हैं, वेव इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। पहले हम समझते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, अब वेव क्या है, वेव इज कैरेज ऑफ एनर्जी, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का मतलब क्या हुआ, सपोज हम कहेंगे यहां से कोई टॉर्च लाइट ग्लो कर रहा है, लाइट निकल रहा है, या फिर ये स्पीकर बज रहा है, साउंड निकल रहा है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कहां पे, जहां पे कोई सुन रहा है, यहाँ पे कोई सुन रहा है, या फिर कोई स्क्रीन रखा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हियर, हाउ वी कैलकुलेट। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन करता हूं जिसको मैं कहूंगा ds, ये स्मॉल एरिया, तो ये जो एनर्जी जा रहा है इधर, ये एनर्जी आके यहाँ पे तो पहुंच रहा होगा, तो एनर्जी पहुंच रहा है इस एरिया में। सपोज इस एरिया में DEN अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रीचिंग, और जितना ज्यादा समय रहेंगे उतना ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा। सपोज इतना एनर्जी पहुंचा dt सेकेंड में, गॉट इट। सपोज ओवर एन एरिया ds, DEN amount of energy reaches in dt seconds, then intensity at this point P is given by
IP is equal to DEN by DS dt। कैसे कहते हैं? इंटेंसिटी इज द एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया क्या? इंटेंसिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस चीज को लिखेंगे। इंटेंसिटी, बेसिक इंटेंसिटी टर्म हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे, वहां पर कुछ दूसरा था नहीं, फोर्स पर यूनिट मास ऐसे करके था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ ए वेव करके लिखा हूं। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी reaching per unit area per unit time at that point कैसे लिखते हैं इसको? if DEN amount of energy reaches reaches a normal area ds in dt seconds, then intensity is DEN by ds dt। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो यूनिट क्या बनेगा? जूल्स पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, बट जूल्स पर सेकेंड क्या होता है? वाट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, ये पूछ लेते हैं। डायमेंशन तो निकाल सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर है तो यू कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द वाटेज और द पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। तो क्या कहेंगे? thus IP is पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया एट P और यूनिट नॉर्मल एरिया, हाँ यूनिट नॉर्मल एरिया एट P, ये हो गया इंटेंसिटी एट पॉइंट P। डेफिनेशन समझ में आ गया। नाउ चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सोर्स है, यहाँ पर कोई एक सोर्स है जिसमें से एनर्जी निकल रहा है। कितना एनर्जी निकल रहा है? W जूल्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग आउट पर सेकेंड, मतलब इसका पावर कितना है? W जूल्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है ना। साउंड का आप खरीदते हो ना 1200 वाट, साउंड बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कितना वाट, वो PMPO है। ध्यान से देखना, वो वाटेज नहीं है, PMPO है, पल्स मोड पल्स ऑपरेटेड, PMPO लिखते हैं। वो वाटेज ये वाटेज में अंतर है, वो स्क्वायर वेव का होता है। एनीवे, तो ये मान लो कि W वाट का कोई सोर्स है, मतलब हर सेकंड में कितना एनर्जी छोड़ रहा है? W जूल्स। और ऐसा एक मीडियम में है, ऐसा एक सोर्स है कि इसको कहेंगे आइसोट्रोपिक सोर्स। आइसोट्रोपिक सोर्स किसको कहते हैं बताओ? जहां से एनर्जी हर डायरेक्शन में बराबर जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा मोस्ट ऑफ दिस साउंड एनर्जी इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई साउंड बॉक्स बज रहा है, उसके सामने खड़े रहोगे तो एक तरफ एक किस्म का सुनाई देगा, पीछे खड़े रहोगे तो दूसरे किस्म का सुनाई देगा, क्योंकि आगे की तरफ ज्यादा एनर्जी जा रहा है कि नहीं। तो आइसोट्रोपिक सोर्स किसको कहेंगे? मान लो सॉन इज आइसोट्रोपिक सोर्स, वहां से एनर्जी चारों तरफ बराबर जा रहा है। फॉर एन आइसोट्रोपिक सोर्स जिसमें एनर्जी चारों तरफ बराबर जा रहा है इन ए होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम मतलब ये मीडियम का नेचर हर जगह बराबर है, मतलब इधर वेव जितना स्पीड में जाएगा इधर भी वेव उतने स्पीड में जाएगा, बिकॉज द मीडियम डिसाइड्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेव चारों तरफ बराबर वेलोसिटी में जा रहा है। अब ऐसा कोई केस में हमें पता करना है ये सोर्स से कुछ x डिस्टेंस में, बताओ व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स हियर। मान लो कोई लाइट जल रहा है तो व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी, कोई साउंड बज रहा है व्हाट इज द साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो व्हाट वी डू, लेट अस इमेजिन ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस x,
let us imagine a spherical surface of radius x। ठीक है, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई x स्क्वायर एरिया। तो यहां से जो भी एनर्जी निकल रहा है वो सब कहां पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, एक साथ पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग दिस सरफेस पर सेकेंड, क्योंकि यहां से निकल रहा है W जूल्स पर सेकेंड, तो पहुंचेगा भी W जूल्स पर सेकेंड नहीं। सो ओवर दिस एंटायर एरिया व्हाट इज द wattage received, सेम W ओवर व्हाट एरिया 4 पाई x स्क्वायर। सो 4 पाई x स्क्वायर एरिया में W वाट का एनर्जी पहुंच रहा है। आर यू गेटिंग? तो व्हाट इज द इंटेंसिटी wattage पर यूनिट एरिया, है ना, दैट इज W बाय 4 पाई x स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे, फॉर एन आइसोट्रोपिक, ये दोनों टर्म को थोड़ा याद रखना, आइसोट्रोपिक सोर्स मतलब जो चारों तरफ बराबर एनर्जी दे रहा है, इन ए होमोजेनियस मीडियम मतलब जिसमें वेलोसिटी हर तरफ बराबर है, होमोजेनियस मीडियम। दी intensity at a distance x from a source of W watt, source of W watt is equal to, is given by I is equal to W बाय 4 पाई। क्या ये चीज सबको समझ में आया? 4 पाई x स्क्वायर एरिया में W वाट पहुंच रहा है। सो व्हाट इंटरेस्टिंग पॉइंट यू नोट हियर, दैट इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किसके लिए? फॉर ए पॉइंट सोर्स, फॉर एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स। थोड़े याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट सोर्स था तो हम कहेंगे 10 10 10 फॉर ए पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x स्क्वायर। वो पूछेंगे कोई स्पीकर बज रहा था दूर पे, कोई सायरन बज रहा था 1 किलोमीटर दूरी पे, सायरन का इंटेंसिटी इतना था, 2 किलोमीटर दूरी पे सायरन का साउंड का इंटेंसिटी कितना होगा? डिस्टेंस डबल हो गया मतलब इंटेंसिटी विल बी 1/4। समझ में आ रहा है? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, बट दिस वाज ऑल अबाउट ए पॉइंट सोर्स। लेकिन सोर्स पॉइंट सोर्स का कोई जरूरी नहीं है। साउंड के केस में हम लोग पॉइंट सोर्स लेके करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रख लो, कभी बाय चांस काम में लग जाएगा। फॉर ए लाइन सोर्स, जैसे कोई अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, इंटेंसिटी विल वेरी लाइक दिस। मान लो कोई ट्यूबलाइट ग्लो कर रहा है, इट्स ए लाइन सोर्स। अब x डिस्टेंस में इंटेंसिटी और 2x डिस्टेंस में इंटेंसिटी में रिलेशन क्या रहेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर ए लाइन सोर्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x। बहुत आसान है प्रूफ करना, लेकिन सारा चीज बताना जरूरी नहीं है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। इफ यू हैव स्पेशल इंटरेस्ट तो फिर से बता दूंगा आपको। तो आपको पता चल गया। तो याद कौन सा रखना है? ये वाला, डोंट कंफ्यूज, ये एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट। So what is intensity? It is the energy received per unit area per unit time at a point. For a point source of light, intensity in distance x is given by W by 4 pi x square. Intensity for a point source is inversely proportional to the square of the distance from the source. X क्या था? X is distance from source. ठीक है, इतना सारा चीज देख ली। पॉइंट नंबर 3, when we talk about इंटेंसिटी तो हमें एनर्जी के बाद याद आता है। तो चलो देखेंगे, जब कोई वेव जा रहा है, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी मूव कर रहा है, किसी एक मीडियम में वेव जा रहा है मतलब एनर्जी जा रहा है। कितना एनर्जी जा रहा है? चलो एनर्जी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये कोई एक मीडियम है, ठीक है, ये कोई एक मीडियम है जिसमें सारे पार्टिकल्स ऐसे भरे हुए, दीज आर डिफरेंट पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल के अंदर मान लो अपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव छोड़ दिया तो वेव इसके अंदर से जा रहा है, या फिर ट्रांसवर्स वेव जा रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रहा है? तो चलो पता करते हैं।
अगर एनर्जी जा रहा है तो हर जगह एनर्जी होगा, यहाँ पे भी एनर्जी जा रहा है, ऐसे एनर्जी जा रहा है, मतलब हर जगह एनर्जी है। लेट अस सी हाउ क्लोजली द एनर्जी इज पैक्ड, मतलब व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारा पार्टिकल के पास कुछ कुछ एनर्जी है, क्यों? क्योंकि वेव जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वेव जा रहा है तो वो एनर्जी को पार्टिकल के थ्रू से तो धकेल रहा है कि नहीं? अगर वेव नहीं जाता, सारे पार्टिकल अपनी जगह चुपचाप बैठे। जब एनर्जी जा रहा है, सारे हिल डोल रहे हैं, सबके पास कुछ कुछ एनर्जी है, और जैसे जैसे वेव आगे जा रहा है, सारे हिल डोल रहे हैं, सबके पास एनर्जी है। व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वी वांट टू नो। ठीक है, अच्छा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कहां पे है प्रैक्टिकली? इट्स नॉट ए अनसीन एनर्जी, द एनर्जी इज गोइंग बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल जो हिल डोल रहा है उसके पास जो एनर्जी है वो वेव का एनर्जी है, उसका अपना नहीं है, वेव ने उसको दिया है कि नहीं? जैसे लाइन में 25 लोग खड़े थे, मैं पीछे वाले को धक्का मारा, आगे वाला गिर गया, बीच में हर कोई जो हिले, उनके पास जो एनर्जी है कहां से है? मेरा एनर्जी तो है, वही तो ट्रांसफर होके जा रहा है, तो वही वेव का एनर्जी है जो पार्टिकल के पास है। मैं अब जानना चाहता हूं व्हाट इज दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले देखते हैं कि पार्टिकल के पास क्या एनर्जी है। We know that each particle, तो नाम क्या है इसका? अभी क्या निकालने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये टर्म हम डिफाइन करना चाहते हैं, यू। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी दैट इज पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अभी हम निकालना चाहते हैं। तो हम कहेंगे हियर each particle in medium, when a wave is passing through a medium, the particles are oscillating. हम देखे थे जब कोई वेव जाता है, प्लेन प्रोग्रेसिव जाता है, वेव जाता है, ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए चेन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फेज, है कि नहीं? तो हर एक पार्टिकल के पास कुछ कुछ एनर्जी है। अब कोई पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जो मास m का है और वो ऑसिलेट कर रहा है से विथ एम्पलीट्यूड a और विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट, दैट मींस दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? दैट इज सेम इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। किसमें पढ़े थे? एसएचएम में पढ़े थे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। किसी एक समय में अगर काइनेटिक एनर्जी ke है, पोटेंशियल एनर्जी pe है, टोटल एनर्जी कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इट वाज कांस्टेंट। सो कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? एज all particles are executing SHM of same amplitude and same angular frequency or same frequency, therefore total energy मतलब kinetic energy plus potential energy with each particle, हर एक पार्टिकल के साथ टोटल एनर्जी कितना हुआ? हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। कहां से मिला? एसएचएम का फंडामेंटल नहीं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। जब कोई वेव जा रहा है, हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। पार्टिकल मतलब क्या? एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। कुछ चीज हिल डोल रहा है, वो एक मॉलिक्यूल है कि एक एटम है कि क्या है? पार्टिकल बोलने से क्या होगा? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पार्टिकल ऑफ ए आयरन पीस? इसका कोई मतलब फिजिकली तो निकलता नहीं, समझने के लिए ठीक है, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, कुछ पार्टिकल। तो हमें एम क्या है मालूम? प्रैक्टिकली नहीं है।
काम निकालने के लिए बोल दिया। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल क्या है वो मालूम नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा इसको और संभालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये तो हम कहेंगे कि व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम कैरिंग वेव इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। मान लो कि एनर्जी अभी अभी निकाले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और वॉल्यूम है v। अब पार्टिकल क्या है मालूम नहीं है, मास क्या है मालूम नहीं है, उसका वॉल्यूम क्या है मालूम नहीं है, लेकिन m by v क्या है? डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज नोन टू अस, है कि नहीं? तो हम इसको कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। रो क्या है? मास बाय वॉल्यूम। ना मास मालूम है ना वॉल्यूम मालूम है, मास कुछ भी ले लो, वॉल्यूम ऐसा होगा कि मास बाय वॉल्यूम होगा डेंसिटी। तो जिस मीडियम से वेव जा रहा है उसका डेंसिटी हमें मालूम है। सो द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर मीटर क्यूब, बिकॉज इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैसे? U से। इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। तब जब कोई वेव किसी एक मीडियम के अंदर से जा रहा है, उसमें मीडियम में हर जगह पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हर जगह आपको एनर्जी मिलेगा। हाउ मच एनर्जी इज देयर पर यूनिट वॉल्यूम? यू से इट इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पढ़ तो रहे थे हम लोग इंटेंसिटी के बारे में, ये एनर्जी डेंसिटी बीच में कहां से आ गया? चलो इसको इंटेंसिटी के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। तो पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया। नाउ आई वांट टू गो फॉर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये एक मीडियम है और इसके अंदर से ढेर सारे पार्टिकल्स सब हर जगह पड़े हुए हैं और इसके अंदर से हम अगर एक वेव भेजेंगे, कोई वेव इसके अंदर से जा रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट इन दिस मीडियम थ्रू व्हिच द वेव इज गोइंग। वेव का क्या मालूम है? ए मालूम है, ओमेगा मालूम है, क्योंकि वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। व्हेन द इक्वेशन ऑफ द वेव इज नोन टू अस, हाउ टू नो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट दिस पॉइंट? चलो सोचते हैं कि वेव यहाँ पर जनरेट किया गया, यहाँ पे कोई मार दिया तो ये हिलने डुलने लगा, ऐसे 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 होते 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 एनर्जी जा रहा है। चलो एक समय में सोचते हैं कि एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ तक पहुंचा है, एनर्जी आगे जा रहा है। एनर्जी जा रहा है मतलब वेव जा रहा है, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव जा रहा है क्या वेलोसिटी में? सपोज v वेलोसिटी में जा रहा है। वेव का कुछ अपना वेलोसिटी का v वेलोसिटी में जा रहा है ना? अब क्या है, जब वेव यहाँ तक पहुंचा है तब क्या है कि यहाँ का सारा पार्टिकल अपनी जगह चुपचाप बैठे, क्योंकि वेव पहुंचा नहीं है उनके पास। ये सब जो है अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सारे ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी इनके पास है, इनके पास कुछ नहीं, चुपचाप बैठे। अब थोड़ी देर में वेव इनके पास भी पहुंचेगा, ये भी हिले डोले लगेंगे, है कि नहीं? मजा आया? अच्छा तो ठीक है। तो ये वेव dt सेकंड में, dt सेकंड में ये वेव कितना दूर चले जाएगा? vdt। वेव आके यहाँ पर पहुंच जाएगा। वो यहाँ पर जब वेव पहुंच जाएगा तो आप देखो अभी भी ये सब चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ये वाले तो हिलने डुलने लगे हैं। तो dt सेकंड में इधर यहाँ पर कितना एनर्जी पहुंचा? जितना एनर्जी पार हुआ, क्योंकि रुका तो नहीं ना। कितना एनर्जी पार हुआ? जितना एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि इधर तो है नहीं। अरे कितना एनर्जी यहाँ पर है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस। आर यू गेटिंग? हाँ, सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट है ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। Say at a particular instant wave has reached the point AB. After dt second the wave is somewhere at A dash B dash. So how much amount of energy passes through this area? Say area कितना है? Area is A. मीडियम का एरिया कितना है? मीडियम का एरिया A है। तो dt सेकंड में कितना एनर्जी इधर से गया? जितना एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जो भी एनर्जी गया वो तो यहाँ तक आया ना, आगे तो नहीं गया। ये सब तो अभी भी बैठे हुए।
समझ में आ रहा है? नो वन विल आस्क यू डिराइवेशन, क्योंकि स्कूल वाले पढ़ाते नहीं, पूछने वाले तो स्कूल वाले हैं। जेई में क्या है, फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला याद रखना। फिर भी मैं कर देता हूं, ये आपको स्कूल वालों के लिए नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर रहने से वो असेसमेंट रीजनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेट अस कंसीडर a wave passing through a medium of cross sectional area A at certain instant wave has reached the section AB, ये सेक्शन पे पहुंच गया। In dt seconds the wave advances a distance v dt and reaches the section A dash B dash सेक्शन में आके पहुंच गया। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे? DEN एनर्जी क्रॉसिंग सेक्शन AB in dt seconds इज इक्वल टू, ये सेक्शन को कितना एनर्जी क्रॉस किया, इज इक्वल टू एनर्जी अवेलेबल ऑन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम? ये वॉल्यूम ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये वॉल्यूम में जो एनर्जी है वही तो क्रॉस करके आया है, वही एनर्जी है जो यहाँ पर है, वही तो पार हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर से dt सेकेंड में जो एनर्जी पार हुआ वो यहाँ पर है। अगर हमें किसी तरह से ये एनर्जी कितना है मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, dt तो मालूम है, हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं नहीं? तो हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, तो इसमें v क्या है, जो vdt में v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो यहां पर लिखे ना, इट मूव्स ए डिस्टेंस, vdt कहीं लिखे, हाँ यहां लिखे, ये जो vdt लिखे हैं उसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अच्छा, सो den क्या हो गया, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ ए बी डैश ए डैश। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, फॉर्मूला याद है, चलो पहले u के टर्म पे ही रखते हैं, u इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ vdt, और ये एरिया कितना है a, सो a v dt, समझ में आया क्या? ये a क्या है, एम्पलीट्यूड नहीं है, एरिया है ना, तो इसको मैं a नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एरिया इनटू vdt। हो सकता है कोई बच्चे उसका एम्पलीट्यूड सोच लेंगे, ठीक है। एरिया को s लिख दे, क्या एरिया s, हाँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आया? तो अब क्या हो गया, एनर्जी और इंटेंसिटी क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इट इज एनर्जी पासिंग बाय एरिया इनटू टाइम। क्या है फॉर्मूला, इट इज den by ds dt। तो एरिया और dt को डिवाइड कर दो, तो क्या मिल गया, u इनटू ये जो एरिया है और ये टाइम है, डिवाइड कर दो, dn by ds dt कर दो, एरिया ds लिख देता हूं तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ds इनटू v dt। यहां पर भी जो एरिया ds था ds लिख देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, समझ में आया? तो हम कहेंगे एरिया एनर्जी बाय ds dt, dn इज इक्वल टू दिस, ds और dt को डिवाइड कर दिए,
ठीक है, तो क्या रह गया u इंटू v। सो दी एनर्जी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव, v क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, u क्या है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसका मीन दिस इंटेंसिटी का फॉर्मूला u और v के टर्म पे आ गया। वैसे u हमको पहले से मालूम है, थोड़ी देर पहले निकाले थे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर v। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, लेकिन IIT JEE में आ चुका है। दो वेव का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, दे आर पासिंग थ्रू द सेम मीडियम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज, ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 स्क्वायर टू a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दोनों दो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक मीडियम में जा रहा है, चाहे उनका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वेलोसिटी तो वही रहेगा क्योंकि मीडियम सेम है, डेंसिटी सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज, उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मिलकर डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज। टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स having amplitudes a1 and a2, frequencies omega 1 and omega 2 are passing through the same medium। same medium मतलब रो बराबर है, v बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, बस इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो a1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू i1 बाई a2। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको वेव ऑप्टिक्स में भी जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से फिर से। तो इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इन ए रीजन हम लोग देख लिए, सारा चीज को थोड़ा ब्रश अप करेंगे। तो क्या देखें, एनर्जी इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। Intensity of a due to a point source at any distance x is inversely proportional to the square of the distance. Due to a line source, it is proportional to 1 by x। अच्छा, और lastly था for a wave passing through a medium, intensity at any point is given by the formula I is equal to half rho omega square a square v। और यूनिट तो इंटेंसिटी का जो था वही होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इतने ही समझो, ज्यादा समझने से थोड़ा माथा खराब हो जाता है कभी कभार, है कि नहीं? इतना समझ लिए तो उसको करवा दिए। चलो मजे ले लो, सारा चीज को पढ़ो, सारा चीज स्कूल के लिए नहीं चाहिए, उसको पढ़ोगे तो फिर इसलिए स्कूल ग्रुप में उसको नहीं बताते हैं, आप लोग उसको सेपरेटली नोट बना देना, काम में लगेगा। कुछ लोगों को फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।